चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था, जिसका हमने आप लोगों को जवाब देने के लिए कहा था कमेंट करके। तो वो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा कथन है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधी, इन सबको गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा कथन है, इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत होना अनिवार्य है। तो पूछ रहा है कि इन तीनों कथनों में से इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। दूसरा कथन है, आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल कॉपी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। हमारा अगला सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। दूसरा कथन है, किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला कथन सत्य है। अगला सवाल है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। और दूसरा कथन है, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी न्यायालय ही करता है। पुलिस अपराध की जांच करती है, जबकि अपराध का अंतिम निर्धारण न्यायालय ही करता है। अगला सवाल है, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए गए कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है। यानी जब कोई घटना होता है तो पुलिस कौन कौन से कार्य करता है। तो पहला है, अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना। दूसरा है, गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना। तीसरा है, आरोप पत्र दाखिल करना। और चौथा है, आरोपी को हिरासत में लेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये चारों काम पुलिस का है किसी घटना के होने के बाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है उसे आरोपी कहते हैं। दूसरा कथन है, संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, क्या सुना या क्या जाना, उसे गवाह कहते हैं। तीसरा कथन है, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सत्य है। हमारा अगला सवाल है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। दूसरा कथन है, कानून को कायम रखने, मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहर थे। दूसरा कथन है, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक, यानी पहला कथन सही नहीं है, पहला कथन गलत है, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष खेहर नहीं बल्कि न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। दूसरा कथन है, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। तीसरा कथन है, हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। तो पूछ रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 और 3 सही जवाब है, यानी 2 और 3 जो कथन है सत्य है, जबकि पहला कथन गलत है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। दूसरा कथन है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2 दोनों, यानी संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से या पढ़ने से या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। और दूसरा कथन, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को मतलब कमेंट करके जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो वो सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। दूसरा कथन है, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। और तीसरा कथन है, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती है। तो पूछ रहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है।